ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बता दूं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम की पॉइंट टेबल से इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मलेशिया में जो किंटा घाटी है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि मलेशिया में जो किंटा घाटी है वो किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है रबर उत्पादन के लिए, दूसरा है चाय उत्पादन के लिए, तीसरा है टीन उत्पादन के लिए और चौथा है कहवा उत्पादन के लिए। तो बताएं यहाँ पे सही विकल्प क्या है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो, जो फर्स्ट का सही विकल्प है वो है फर्स्ट का सी, यानी टीन उत्पादन के लिए एकदम सही यहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात यहाँ पे मलेशिया की हुई है तो बता दो कि जो मलेशिया की कैपिटल है वो है कुआलालंपुर और यहाँ की जो करेंसी है वो है मलेशियन रिंगिट या फ्रेंड्स मलेशियन रिंगिट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन ए के बारे में और जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है फर्स्ट का सी, यानी टीन उत्पादन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है 9वां, दूसरा है 6ठा, तीसरा यहाँ पर है तीसरा और चौथा यहाँ पर है चौथे का। तो बताएं पे सही विकल्प क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो बता दो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड का ए। सेकंड का ए एकदम यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। आपको यह बताना है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है यकृत, दूसरा है मुंह, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है आमाशय। तो बताएं यहाँ पे सही विकल्प क्या है। यकृत सही है, मुंह सही है, छोटी आंत सही है या फिर आमाशय सही है। और आई होप कि अब तक आपके दिमाग में राइट ऑप्शन आ गया होगा, आपने अब तक राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं जो थर्ड का यहाँ पर बी है यानी मुंह ऑप्शन सही है, यहाँ पर एकदम सही है। तो थर्ड का बी एकदम राइट आंसर यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव आहार में पॉलिश के चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। अगर आप पॉलिश वाला चावल यूज़ करते हैं तो आपको कौन सा रोग होने के चांसेस हैं। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है सूखा रोग, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है घींघा, चौथा है बेरी। तो बताएं यहाँ पे सही विकल्प क्या है। सूखा रोग सही है, एनीमिया सही है, घींघा सही है या फिर यहाँ पर बेरी सही है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो बता दूं यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है फोर्थ का डी, यानी बेरी यहाँ पे एकदम सही है। अगर आप पॉलिश वाला चावल यूज़ करते हैं तो बेरी रोग होने के चांसेस हैं। तो फोर्थ का डी एकदम सही यहाँ पर है, बेरी एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। आपको यहाँ बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला विकल्प यहाँ पर है विटामिन के, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन ए, चौथा विटामिन सी। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है। विटामिन के होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन ए होगा या फिर विटामिन सी होगा। फ्रेंड्स, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक राइट ऑप्शन को आपने सोच लिया होगा। तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है विटामिन के। या फ्रेंड्स, विटामिन के इज द राइट आंसर। देखिए विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है और विटामिन के को हम लोग फिलिक्वोनॉन के नाम से जानते हैं। जी फ्रेंड्स, फिलिक्वोनॉन के नाम से हम लोग विटामिन के को जानते हैं। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी का नाम भी है। तो बता दो फ्रेंड्स कि जो आपका विटामिन ई है इसे हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। जो आपका विटामिन ए है इसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं और जो आपका विटामिन सी है इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी इंसान में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो वो इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर हो जाएगी और वो मानसिक विकार भी उसमें हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर किसी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको आंखों की समस्या हो सकती है, मतलब वो आंखों की समस्या से ग्रसित हो सकता है। और बात करें विटामिन सी की कमी की तो उसको स्कर्वी रोग हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी को लेके। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होता है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी सी। जी फ्रेंड्स, आपका जो बी सी होता है ये आपका जल में घुल जाता है। अच्छा, अगर पूछे जल में अघुलनशील या वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। मतलब आपको यहाँ पे कीड़ा से याद रखना है कि जो ये होते हैं आपके जल में अघुलनशील होते हैं। तो जो फिफ्थ का राइट ऑप्शन यहाँ पर हुआ वो है विटामिन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पे नहीं वाला वर्ड पूछा गया है और अक्सर हम लोग एग्जाम में नहीं वाले वर्ड को छोड़ देते हैं और हम लोग अपने आंसर को गलत करके चले आते हैं। तो आपको यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो आपको यहाँ पे चूज करना है, लेकिन नहीं के अकॉर्डिंग। तो आपका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है मूल कर्तव्य भाग 4 का, दूसरा है राज्य भाग 6, तीसरा है भारत का महान्यायवादी भाग 13, चौथा है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह है भाग 14। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, भारत का महान्यायवादी। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का महान्यायवादी है उसका जिक्र भाग 5 में किया गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो भाग 13 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन आपका है वो सही है। तो भारत का महान्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76। देखिए जो आपका भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी भाग 5 के अनुच्छेद 76 की नियुक्ति, मतलब जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जी फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और महान्यायवादी का जो जिक्र किया गया है वो भाग 5 के अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, ये है 6 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। आपको यह बताना कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है। तो आपके जो ऑप्शन है विकल्प है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, तीसरा है अनुच्छेद 5 से 11 और चौथा है अनुच्छेद 6 से 11। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को सोच लिया होगा। तो बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 7th का सी है यानी अनुच्छेद 5 से 11 यहाँ पे एकदम सही है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आपको यहाँ बताना है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है 22 जनवरी 1950, दूसरा है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 22 जुलाई 1947, चौथा है 22 जुलाई 1948। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट ही कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपने राइट आंसर को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है 22 जुलाई 1947। जी फ्रेंड्स, 8th का सी है वो एकदम सही है। देखिए 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। देखिए बात यहाँ पे हो रही है राष्ट्रीय ध्वज की, तिरंगे की बात हो रही है, तो हम लोग कुछ झंडे के बारे में कुछ देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समानुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, जिसमें केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में तथा हरा रंग सबसे नीचे होता है। देखिए जो आपके ध्वज की लंबाई व चौड़ाई होती है उसका अनुपात 3:2 का होता है। जी फ्रेंड्स, ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल उसमें 24 तीलियाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका शीर्ष में सबसे ऊपर आपका जो केसरिया रंग होता है ये देश की ताकत व साहस को दर्शाता है, जबकि बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति व सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास व उर्वरता को दर्शाता है। और बात करें यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसने डिजाइन किया था, तो उनका नाम था पिंगली वेंकैया। आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी राष्ट्रीय ध्वज को लेके, अपने प्यारे तिरंगों के लेकर। तो जो यहाँ पे 8th का राइट ऑप्शन है वो है 8th का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से नहीं वाला वर्ड आ गया। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है नाइट्रोजन ऑक्साइड,
दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है ओजोन। तो बताएं पर राइट ऑप्शन क्या है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो बता दूं यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 9th का ए, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। या फ्रेंड्स 9th का ए यहाँ पे एकदम सही है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग हरित ग्रह प्रभाव ही बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में CO2, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। पृथ्वी पर मुख्यतः गर्मी होने के कारण जो है वो CO2 है। देखिए मैं आपको बताऊं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, यहाँ पे सन है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सन से हमारे यहाँ पे आपकी प्रकाश आती हैं, तो जब ये प्रकाश की किरणें जब धरती के अंदर तक पहुँचती हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा इसमें है। देखिए CO2 आपकी भारी गैस होती है। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि ये गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है। भारी होने के कारण ये ऊपर उड़ नहीं पाती है और गर्मी को एब्जॉर्ब करने के कारण हमारा जो वायुमंडल होता है ये गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर मुख्यतः जो गर्मी का कारण है वो है CO2 गैस। या फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मुख्य एक ऐसी गैस है, मुख्यतः एक ऐसी गैस है जिससे गर्मी होती है। देखिए फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका CO2 से जो गर्मी तो होती है बट कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी आपके लिए। सपोज अगर CO2 गैस आपके वातावरण में नहीं होती तो फ्रेंड्स इतनी ठंड पड़ जाती कि आप उस ठंड को बर्दाश्त न कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं CO2 आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अधिक मात्रा में CO2 आपके लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पे जो 9th का ए ऑप्शन यहाँ पर है वो एकदम सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है दिए ऑप्शन में से। तो बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या फिर राजस्थान है। तो बता दूं इसका जो सही विकल्प है वो है 10th का सी यानी हरियाणा। देखिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ व विलुप्त प्राय गंगा सूंस की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश व यूपी के त्रिबुंदु क्षेत्र पर सन 1978 में स्थापित हुआ और यह 5400 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 10th का सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। आपको यहाँ बताना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। तो आपके विकल्प इस प्रकार है, पहला है 2018, दूसरा है 2017, तीसरा है 2020, चौथा है 2019। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं कि आपका जो 11th का जो डी है यानी 2019 है वो एकदम सही यहाँ पर है। देखिए 2019 में तो हुआ था। देखिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP नाम से यह योजना लॉन्च की थी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात हुई है NCAP की, तो बता दो कि NCAP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आपको ये भी याद रखना होगा कि NCAP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और ये कब लॉन्च किया गया था, 2019 में। तो 11th का डी एकदम सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। आपको यहाँ बताना है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो आपके जो ऑप्शन हो इस प्रकार, पहला यहाँ पर है वाकटक, दूसरा है इक्ष्वाकु, तीसरा है शक, चौथा है खारवेल। तो बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। बता दो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 12th का बी यानी इक्ष्वाकु वंश, एकदम सही यहाँ पर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। आपको यहाँ बताना कि गरीबी की संस्कृति जो है यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है ऑस्कर लुइस के द्वारा, दूसरा है गुन्नार मिल्डल के द्वारा, तीसरा है आशीष बोस के द्वारा, चौथा है अमर्त्य सेन के द्वारा। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट ही कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं होगी, इन तरह के क्वेश्चन की नॉलेज नहीं होगी, तो आप पक्का आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आएंगे।
तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 13 का ए, यानी 13 का जो ए है ऑस्कर लुइस, एकदम सही है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, या फ्रेंड्स वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं। आपको यहाँ शॉर्ट में बताना कि साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो आपके जो विकल्प हैं वो है कैरोलिन मर्चेंट, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है रचल कारमान, चौथा है राजगोपालन। तो बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो मैं बता दूं आपको कि जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है 14th का सी, यानी रचल कार्सन। सी एकदम सही यहाँ पर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन हुए इस प्रकार है, पहला आपका है शेख मुनिद्दीन चिश्ती अजमेर, दूसरा है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये है दौलताबाद, तीसरा है शेख मोहम्मद हुसैनी, ये है गुलबर्गा, चौथा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये है मुल्तान। तो बताएं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो जो 15 का जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 15 का डी, आपका एकदम यहाँ पे ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। आपको यहाँ बताना है कि किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं, पहला यहाँ पर है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, दूसरा है अली आदिल शाह, तीसरा है कुली कुतुब शाह, चौथा है अकबर द्वितीय। तो बताइए कि यहाँ पे सही विकल्प क्या है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। और अगर आपको राइट ऑप्शन पता होगा तो अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं जो 16 का सही ऑप्शन है वो है 16 का ए, यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो थे ये किताब नौरस नामक पुस्तक के लेखक थे। तो 16 का एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है फ्लोरिडा धारा, दूसरा है कनारी धारा, तीसरा है अगुलहास धारा, चौथा है क्यूराइल धारा। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने अपने मन में राइट ऑप्शन को सोच लिया होगा। तो बता दूं आपका जो 17 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी अगुलहास धारा एकदम यहाँ पर सही है। और फ्रेंड्स बता दो कि आपकी जो अगुलहास धारा है ये आपकी ठंडी जल धारा है। तो आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो अगुलहास जल धारा है ये आपकी ठंडी जल धारा है। तो 17 का सी एकदम सही है यहाँ पर। चलते हैं मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है। आपको यहाँ बताना है कि बॉम्बे हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है मत्स्य हेतु, दूसरा है पनडुब्बी निर्माण हेतु, तीसरा पेट्रोलियम भंडार हेतु, चौथा है परमाणु रिएक्टर हेतु। तो बताइए दिए ऑप्शन में सही विकल्प क्या है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो जो 18 का राइट ऑप्शन है वो है सी, क्या है यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार हेतु। आपका जो बॉम्बे हाई है वो आपका पेट्रोलियम भंडार हेतु आपका प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। आपको बताना है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो आपके जो ऑप्शन वो इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, कालीबंगा सही है, लोथल सही है, रोपड़ सही है, या फिर मोहनजोदड़ो सही है। और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 19 का बी, यानी लोथल। तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो आपका लोथल था। चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में से किसके राज दरबार में मैगस्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मैगस्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है हर्षवर्धन। तो बताएं पर राइट ऑप्शन क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, अशोक होगा, समुद्रगुप्त होगा, या फिर हर्षवर्धन होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 20 का
ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे एकदम सही है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और आपको पता होगा कि मेगास्थनीज की एक फेमस पुस्तक थी, एक बुक थी जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा गया है। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका को लेके। तो यहाँ पे जो 20 का राइट ऑप्शन है वो है 20 का ए। तो फ्रेंड्स बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।